Algebraic expressions and algebraic formulas, Unit 4, Exercise 4.1. इस एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज ए पोलिनोमियल, व्हाट आर रैशनल एक्सप्रेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। बेसिक अलजेब्रा को समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सादिया वेंट टू ए शॉप एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ एप्पल्स। सादिया को बताया गया कि एक एप्पल की कीमत 10 रुपीज है, जबकि 2 एप्पल्स की प्राइस 20 रुपीज और 3 एप्पल्स की प्राइस 30 रुपीज है। अब सादिया यहाँ से फौरन अरिथमेटिक रूल्स का इस्तेमाल करेगी। अब अरिथमेटिक रूल्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको अरिथमेटिक रूल्स कहते हैं। इसको ऐसे लिखे 1 एप्पल मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हमारे पास इसकी प्राइस आती है 10। यानी अगर 2 एप्पल्स हैं तो एक एप्पल की प्राइस 10 है, 10 को 10 में ऐड करेंगे तो फिर 20 मिलेगा। या नंबर ऑफ एप्पल्स 2 हैं तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो हमें 20 मिलता है। इसी तरह से नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पर 3 हैं और अगर हम इनको 3 को मल्टीप्लाई करें एक एप्पल की प्राइस यानी 10 के साथ तो हमें 30 मिलता है। इसको सिंपल अरिथमेटिक्स कहेंगे। इसी तरह से अगर लेकिन हम इसको जनरलाइज कर दें, जैसा कि 1 एप्पल है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 एप्पल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, हमें 2 एप्पल्स की प्राइस मिल रही है। इसी तरह से 3 एप्पल्स को 3 से मल्टीप्लाई करें 10 को तो हमें 3 एप्पल्स यानी 30 रुपीज 3 एप्पल्स की प्राइस मिलती है। इसी तरह से अगर 4 एप्पल्स हों तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमें 40 रुपीज यानी 4 एप्पल्स की प्राइस मिल जाएगी। इसी चीज को अगर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स मालूम नहीं है और हम फर्ज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल x के बराबर है, तो x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 10x। इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। हमने अरिथमेटिक्स को जनरलाइज कर दिया, यानी अब हमारे पास x की कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें प्राइस ऑफ एप्पल्स मिल जाएगी। अगर x 6 के बराबर है तो x की जगह हम सिर्फ 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 60 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर x जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है, अननोन है। A generalization of arithmetic is called algebra। अब हम अलजेब्रा को मजीद समझने के लिए सबसे पहले अलजेब्रिक टर्म्स को समझते हैं। अलजेब्रिक टर्म्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कांस्टेंट वैल्यू पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि 2, 5, 1.4, -2, -3 वगैरह, जबकि दूसरा पार्ट अननोन या वेरिएबल पर मुश्तमिल होता है, जिनको आमतौर पर अल्फाबेटिकल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि X, N, A, B, C वगैरह। जैसा कि हमारी पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि प्राइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 10x। यहाँ 10 नंबर और x एक वेरिएबल है, यानी ये एक अलजेब्रिक टर्म हुई। इसी तरह से अगर यहाँ हम लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू 2 है और x वेरिएबल है, तो इस तरह से हमारे पास एक टर्म बन गई 2x। इसको हम अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि 2xy, 3xy स्क्वायर, 4ab स्क्वायर c। अब अगर हम इनको देखें तो जैसा कि हमारे पास 2x है, यहाँ पर x की पावर या एक्सपोनेंट 1 है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस यहाँ पावर 1 है। जैसा कि 2x स्क्वायर में पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है, इसी तरह से 3y क्यूब में एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम 1 डिग्री या फर्स्ट डिग्री टर्म अलजेब्रिक टर्म कहेंगे, जबकि ये सेकंड जो है इसमें एक्सपोनेंट की पावर यानी वेरिएबल की पावर 2 है, तो लिहाजा ये सेकंड डिग्री टर्म होगी। इसी तरह से ये थर्ड डिग्री टर्म है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो वेरिएबल्स की टोटल पावर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक 3 डिग्री टर्म हुई। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल a है जिसकी पावर 1 है, b की पावर 2 है, c की पावर 1 है। अगर इन तमाम पावर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास 4 वैल्यू आती है, यानी ये एक 4 डिग्री टर्म होगी। इसको हम अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। इसी तरह से 2 या 3 अलजेब्रिक टर्म्स या इससे ज्यादा आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर हमें एक्सप्रेशंस देती हैं, जैसा कि यहाँ पर 2x + 3xy स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। Polynomial comes from poly means many and nomial in this case means terms। यानी polynomial का मतलब poly mean many, nomial mean
टर्म्स, यानी जब बहुत ज्यादा टर्म्स आपस में कनेक्टेड हों। एक चेन की तरह पॉलिनोमियल में डिफरेंट टर्म्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये कनेक्टेड अरिथमेटिक फंक्शन प्लस के साथ होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म, यहाँ पर जनरल फॉर्म दी गई है पॉलिनोमियल की p ऑफ x, यहाँ पर an फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट होगा जबकि n डिग्री कहलाएगा। यहाँ n हाईएस्ट वैल्यू है पॉलिनोमियल में मौजूद तमाम वेरिएबल्स की पावर की, तो यहाँ पर n को हम डिग्री कहेंगे। पॉलिनोमियल बिहेव्स लाइक इंटीजर्स जब इनको हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है 5x y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y क्यूब माइनस 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। ये मुख्तलिफ टर्म्स आपस में ऐड होकर हमें एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं। पॉलिनोमियल में आपने जो बात याद रखनी है वो रखना है कि n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी n कभी भी ना तो ये नेगेटिव होगा इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, ना तो ये नेगेटिव होगा और ना ही ये कोई फ्रैक्शन होगा, यानी ये एक इंटीजर होगा, यानी n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 सो ऑन, लेकिन n कभी भी -1 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। इसी तरह से n कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसा कि 1/2, 1/3, 1/5 वगैरह नहीं होगा। तो n के लिए जरूरी है कि n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तभी वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कहलाएगी, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो सकती है लेकिन पॉलिनोमियल फिर नहीं होगी। जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में देखिए, इसमें n की वैल्यूज जो है वो नॉन नेगेटिव और इंटीजर्स हैं, जबकि यहाँ इस केस में हम देख सकते हैं कि y की पावर -2 है। -2 मींस एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास x/2 आ गया, यानी x डिनोमिनेटर में चला गया, लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एक पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए कि क्या वो पॉलिनोमियल है, उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी पावर को देखें, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसी पॉलिनोमियल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पर मुश्तमिल हो, जैसा कि 7, जैसा कि 2x, जैसा कि 5xy वगैरह, ये सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, इनको हम मोनोमियल कहते हैं। इसी तरह से ऐसी पॉलिनोमियल जो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल हो, जैसा कि 2x प्लस 7, 5x स्क्वायर प्लस 2x, इनको हम बाइनोमियल कहते हैं क्योंकि ये 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक ट्राइनोमियल है, यानी ये 3 टर्म्स पर मुश्तमिल एक पॉलिनोमियल है। यहाँ एक बात काबिले जिक्र है, जैसा कि हमने 7 और इस केस में 4 को देखते हैं, क्या ये एक अलजेब्रिक टर्म है? यस, ये एक अलजेब्रिक टर्म है क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू 0 1 के इक्वल होता है, तो लिहाजा ये हमारे पास 7 ही रहेगा। यानी ये एक ऐसी अलजेब्रिक टर्म है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है और 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमने डिग्री मालूम करना हो तो हम उसमें मौजूद टर्म्स को देखेंगे, उनमें मौजूद सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री टर्म की डिग्री ही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ हमारे पास एक पॉलिनोमियल मौजूद है, अगर हम इसकी टर्म्स की बात करें तो इनकी हम डिग्रीज चेक करते हैं। जैसा कि फर्स्ट टर्म, इसमें हम देख सकते हैं कि वेरिएबल y है और इसकी एक्सपोनेंट 4 है, तो लिहाजा ये 4 डिग्री टर्म होगी। इसी तरह से y क्यूब है तो ये 3 डिग्री टर्म होगी। y स्क्वायर के मुताबिक ये 2 डिग्री टर्म है। इसी तरह से ये 1 डिग्री टर्म और ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर इसकी डिग्री 0 होगी। तो लिहाजा क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म 4 है तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 4 होगी। सेकंड एग्जांपल में देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म जो है इसमें एक वेरिएबल x है जिस एक्सपोनेंट 1 है जिसकी पावर 1 है, दूसरा वेरिएबल y है जिसकी पावर 2 है, तो टोटल पावर इसकी 3 होगी। तो लिहाजा ये फर्स्ट टर्म जो है ये 3 डिग्री टर्म होगी। इसी तरह से सेकंड टर्म 10x है, इसमें एक ही वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, तो लिहाजा ये 1 डिग्री टर्म होगी। थर्ड टर्म को देखिए, -4 y रेज टू पावर 4, यहाँ पर वेरिएबल y है जिसकी पावर 4 के इक्वल है, लिहाजा ये टर्म 4 डिग्री टर्म होगी। लास्ट टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू 9 पर मुश्तमिल है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है, लिहाजा इसकी डिग्री 0 होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इस केस में हाईएस्ट डिग्री टर्म
-4 y रेज टू पावर 4 है जिसकी डिग्री 4 के इक्वल है, लिहाजा ये पोलिनोमियल 4 डिग्री पोलिनोमियल होगी। यहाँ हमारे पास एक पोलिनोमियल 3x क्यूब -5x स्क्वायर -2x + 1 है। यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 3 डिग्री टर्म है और इसको हम क्यूबिक टर्म का नाम देते हैं क्योंकि इसकी पावर 3 के बराबर है। यहाँ जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है, यहाँ इस टर्म में कोएफिशिएंट 3 है, इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट का नाम देंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सेकंड टर्म -5x स्क्वायर है और इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, लिहाजा इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं और यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 होगा। इसी तरह से थर्ड टर्म x है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं और लास्ट में हमारे पास +1 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है। तो यहाँ हमारे पास ऐसी इक्वेशन मौजूद है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म मौजूद है, हाईएस्ट टर्म क्वाड्रेटिक है, इसको हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल में हमारे पास एक क्यूबिक टर्म मौजूद है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, लिहाजा इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। अगर हम पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमेशा पॉलिनोमियल में मौजूद हाईएस्ट डिग्री से हम लोएस्ट डिग्री की तरफ मूव करेंगे, यानी पॉलिनोमियल को हमेशा हम इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री हो, फिर उसके बाद जैसे n हाईएस्ट डिग्री है, n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसके बाद इससे कम वाला n-1, फिर उससे कम वाला n-2। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है 4x² -3x क्यूब +2x -5। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे -3x क्यूब को, फिर आएगा +4x स्क्वायर, फिर 2x और फिर -5। यानी हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट की जानिब। अब हम देखेंगे कि नॉन पॉलिनोमियल्स कौन सी हैं, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं लेकिन ये नॉन पॉलिनोमियल है, यानी ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस पर पूरी नहीं उतरती। तो ऐसी टर्म्स जिसमें x किसी रेडिकल के अंदर हो, जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर रूट x है, तो लिहाजा ऐसी एक्सप्रेशंस नॉन पॉलिनोमियल कहलाएंगी। ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें एक्सपोनेंट की पावर यानी वेरिएबल की पावर माइनस में हो यानी नेगेटिव हो, जैसा कि इस केस में -2 है, तो ऐसी इस किस्म की टर्म्स भी नॉन पॉलिनोमियल होंगी। ऐसी टर्म्स जिनमें x डिनोमिनेटर में आए, यानी जैसा कि इस केस में x डिनोमिनेटर में आ रहा है, लिहाजा ऐसी टर्म्स भी नॉन पॉलिनोमियल कहलाएंगी। ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, जैसा कि यहाँ x वेरिएबल है और ये 4x यानी x एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो लिहाजा x कैन नॉट बी एक्सपोनेंट। अगर ये एक्सपोनेंट है तो ये फिर एक नॉन पॉलिनोमियल होगी। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की पावर n जो है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो अगर ये इंटीजर नहीं है यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जैसा कि यहाँ 1/3 है जो कि एक फ्रैक्शन है, तो लिहाजा ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल होगी। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमने यस और नो की फॉर्म में आंसर देना है। तो अभी हमने जैसा कि देखा, हमने पढ़ा था कि अगर x डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो एक नॉन पॉलिनोमियल होगी, तो लिहाजा ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका आंसर नो होगा क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ गया। इसी तरह हमने पढ़ा कि अगर x रेडिकल में आएगा तो भी वो नॉन पॉलिनोमियल होगी, यानी वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो लिहाजा क्योंकि यहाँ x रेडिकल में आ गया लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो नो लिखेंगे। इसमें देखें, इसमें x पावर या एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, तो दोनों सूरतों में ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, जबकि वेरिएबल यहाँ मौजूद नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, तो लिहाजा यस दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की तमाम पावर्स, यहाँ एंड पर पावर हमारे पास 0 है, x⁻⁴, तो लिहाजा यहाँ हम कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से
फोर्थ पार्ट में देखिए क्योंकि 2x जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, तो लिहाजा क्योंकि यहाँ 1/2x माइनस 1 इन्वॉल्व है, तो लिहाजा ये एक नॉन पोलिनोमियल होगी, तो लिहाजा यहाँ भी नो आएगा, यानी ये एक पोलिनोमियल नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशंस को समझने के लिए हमने ये याद रखना है कि रैशनल एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे रैशनल नंबर्स। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक a और एक b, दोनों इंटीजर्स हैं। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं या इनकी रेशियो लेते हैं तो लाजमी नहीं है कि नया मिलने वाला नंबर a/b जो है ये भी एक इंटीजर हो। लिहाजा a/b को हम डिफाइन करते हैं एक रैशनल नंबर के तौर पर। a/b एक रैशनल नंबर है जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है। यहाँ b 0 के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, एक p ऑफ x है और दूसरी पोलिनोमियल q ऑफ x है, और अगर हम इन दोनों की रेशियो लेते हैं तो p ऑफ x रेशियो q ऑफ x से मिलने वाली ये नई एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अ रैशनल एक्सप्रेशन इज ए रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल्स, जैसा कि p ऑफ x और q ऑफ x है। p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, इसी तरह से q ऑफ x भी पोलिनोमियल है। एक p ऑफ x न्यूमिनेटर में जबकि q ऑफ x डिनोमिनेटर में है। यहाँ ये बात हमने याद रखनी है कि q ऑफ x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 1/3x प्लस 1, यहाँ पर 1 एक पोलिनोमियल है, इसी तरह से 3x प्लस 1। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि अगर 3x प्लस 1 की हम बात करें तो ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, क्योंकि 3x प्लस 1 को डिवाइडेड बाई 1 करें तो ये 3x प्लस 1 के ही इक्वल होगी। इस तरह से भी ये एक रेशियो है दो पोलिनोमियल्स की, यानी 3x प्लस 1 और 1 की, क्योंकि 1 भी एक पोलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट वैल्यू पर मुश्तमिल है। इसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि 3x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है और 2x प्लस 3 भी एक पोलिनोमियल है। p ऑफ x और q ऑफ x की रेशियो का आंसर, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लाजमी नहीं है कि आंसर भी एक पोलिनोमियल ही होगी। Exercise 4.1 question number 2 state whether each of the following expression is a rational expression or not. By definition rational expression वही होगी जो कि रेशियो हो टू पोलिनोमियल्स की। तो हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल्स हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में देखिए तो हम देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर 3 स्क्वायर रूट x है, तो यहाँ x आप देख सकते हैं कि वेरिएबल रेडिकल के अंदर आ गया, तो लिहाजा ये एक पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए वहां भी x रेडिकल में आ गया, इट मींस के डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल नहीं है, तो लिहाजा ना न्यूमिनेटर पोलिनोमियल है ना डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। सेकंड टर्म में देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पर मुश्तमिल है, यानी ये हमारा न्यूमिनेट पोलिनोमियल है, इसको हम p ऑफ x लिख सकते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए तो ये भी एक पोलिनोमियल है, तो क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल्स हैं तो इट मींस ये एक रेशियो है पोलिनोमियल्स की, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा न्यूमिनेटर x² प्लस 6x प्लस 9 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसी तरह से डिनोमिनेटर देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी वेरिएबल सेकंड डिग्री में है, तो लिहाजा ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट में देखें तो न्यूमिनेटर में हम देख सकते हैं कि x रेडिकल में आ गया और वेरिएबल अगर रेडिकल में हो तो वो एक पोलिनोमियल नहीं हो। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में भी x रेडिकल में है, लिहाजा ना न्यूमिनेटर पोलिनोमियल है ना ही ये यहाँ पर डिनोमिनेटर पोलिनोमियल है, तो ये क्योंकि पोलिनोमियल्स की रेशियो नहीं है लिहाजा ये एक रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं होगी। रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को समझते। रैशनल नंबर्स इन देयर लोएस्ट फॉर्म क्या कैसे होंगे। जैसा कि हमारे पास एक नंबर 1/2 है, हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि इसको मजीद हम फर्दर डिवाइड या चेंज नहीं कर, लेकिन अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर 3/6 हो, क्योंकि 3 और 6 दोनों इंटीजर्स हैं और इनकी रेशियो एक रैशनल नंबर होगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि इसको फर्दर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ये 1/2 आ जाता है, यानी ये फर्दर इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 10/25, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको फर्दर 5 से डिवाइड कर दें न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हमारे पास 2/5 आ जाएगा, यानी ये लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी।
अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि हमारे पास है 24/30। यहाँ पर ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है जिसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम न्यूमिनेटर यानी 24 को उसके फैक्टर्स में लिखते हैं। जैसा कि 24 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह से 30 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में 2 है, हमारे पास कॉमन फैक्टर में 3 है, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 और 3 आ गए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट मींस 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 मालूम कर लिया। तो यानी अगर हम 24 को डिवाइड कर देते हैं 6 के साथ और इसी तरह से 30 को भी 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नया नंबर 4/5 आ जाता है जो कि लोएस्ट फॉर्म में होगा। रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। The rational expression p of x over q of x is said to be in its lowest form if p of x and q of x are polynomials with integral coefficients and have no common factor। यानी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें p of x और q of x तो वो 1 होगा। जैसा कि एग्जांपल में हमारे पास x + 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 है। इन अगर दोनों पोलिनोमियल्स में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें तो वो 1 आएगा। वर्किंग रूल टू रिड्यूस एन एक्सप्रेशन टू इन लोएस्ट फॉर्म। तो किसी भी एक्सप्रेशन को 3 स्टेप्स में हम लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे p of x और q of x को, फिर हम इनमें मौजूद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे, फिर p of x और q of x को इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे और नतीजे में मिलने वाली नई एक्सप्रेशन लोएस्ट फॉर्म में होगी। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। जैसा कि पार्ट 1 में हम देख सकते हैं कि हम सबसे पहले हमारे पास गिवन एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। मेथड हम यूज करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मौजूद कॉमन वैल्यूज जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन वैल्यूज को आपस में कैंसिल कर देंगे तो रिमेनिंग बचने वाली वैल्यूज हमें एक ऐसी एक्सप्रेशन देंगी जो कि लोएस्ट फॉर्म में होगी। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास 120 और 30 कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 120 और 30 में कॉमन 30 होगा। इसी तरह से x वाली वैल्यूज यानी x स्क्वायर और x क्यूब को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें एक्सटेंड होगा। y क्यूब और y को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें कॉमन वैल्यू y होगी। इसी तरह से z5 z रेज टू पावर 5 और z रेज टू पावर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास z स्क्वायर कॉमन वैल्यू आएगी। तो इन तमाम या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तमाम कॉमन वैल्यूज का मल्टीपल होगा, यानी वो बराबर होगा 30x स्क्वायर y z स्क्वायर के। अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर में अगर हम 30x स्क्वायर y z स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 120 में से जब हम 30 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, क्योंकि 120 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 है। 30 कॉमन चला गया तो हमारे पास रिमेनिंग में 4 बचेगा। इसी तरह से x स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। y क्यूब में से अगर हम y कॉमन ले जाते हैं तो हमारे पास पीछे y स्क्वायर बच जाता है। इसी तरह से z रेज टू पावर 5 में से जब z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा z क्यूब। डिनोमिनेटर में इसी तरह से 30 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं बचेगी, 1 होगा। इसी तरह से x क्यूब में से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x। y में से y कॉमन ले तो 1 वैल्यू बचेगी। इसी तरह से z स्क्वायर में से z स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास z की कोई वैल्यू नहीं बचेगी डिनोमिनेटर। तो इस तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर हम 30x स्क्वायर y z स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो सिर्फ x बचता है। इस तरह से ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू रह जाएगी 4y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाई x। यही लोएस्ट फॉर्म होगी गिवन एक्सप्रेशन की।
नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हम एक्स स्क्वेयर माइनस वन को, इस एक्स स्क्वेयर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसे कंपेयर करें तो वन मीन वन स्क्वेयर के इक्वल है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर बराबर होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ हम इसको इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू फोर ए इंटू एक्स प्लस वन ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन को एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास 2 कॉमन है और एक्स प्लस वन कॉमन है, तो 2 और एक्स प्लस वन को हम अलग लिख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास बच जाएगा 4a न्यूमिनेटर में। इसी तरह से जब हम डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस वन जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको अलग कर दें तो हमारे पास x माइनस वन बच जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू बची 4a, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है x माइनस वन। तो इस तरह से हमारे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई गिवन रैशनल एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट पार्ट में हम x प्लस वाई होल स्क्वेयर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। यहाँ हमने रिलेशन यूज किया a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इस तरह से जब हम ये वैल्यू न्यूमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, यानी हमने x प्लस वाई स्क्वेयर को ओपन कर लिया। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा -4xy। न्यूमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम देखें तो +2x और -4xy, +2xy और -4xy -2xy के इक्वल होंगे। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से न्यूमिनेटर में हमारे पास है x माइनस वाई होल स्क्वायर। अगर हम इसको कंपेयर करें a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ न्यूमिनेटर को, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को लिखा जा सकता है x माइनस वाई होल स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x माइनस वाई होल स्क्वायर मौजूद है, दोनों वैल्यूज कॉमन है, तो लिहाजा ये दोनों कैंसिल आउट होंगी और हमारे पास आंसर आएगा 1। इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें अब हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमें एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर को लिखा जा सकता है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस रिलेशन को यूज करते हुए a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर को जैसा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं, उसी तरह से x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा जा सकता है। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जबकि यहाँ ये हमारे पास रिलेशन मौजूद है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये इक्वल होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में अगर a की जगह x हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह y हो तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये बराबर होना चाहिए ax माइनस, तो ये बराबर होना चाहिए x माइनस वाई होल स्क्वायर के। तो इस तरह से यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर। एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख दिया। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन वैल्यूज हमारे पास हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख दिया। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन वैल्यूज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू बची एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के। नेक्स्ट गिवन एक्सप्रेशन में भी हम सिंप्लीफाई करने की इसको कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरह से
एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वेयर। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2, एक दफा प्लस में, और x माइनस 2 और दूसरी दफा माइनस। तो अगर इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में x प्लस 2 आता है और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को लिखा हमने x प्लस 1 और एक दफा x माइनस 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस 1 एज इट इज आ गया, जबकि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन था। इसी तरह से x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास न्यूमिनेटर में बचा x माइनस 1, जबकि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 मिल गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 न्यूमिनेटर में है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8 है। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, जबकि प्लस 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर। और अगर हम इसको कंपेयर करें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ, तो ये a और b यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ a इक्वल है x के, जबकि b की वैल्यू 2 के बराबर है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो उससे हम एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वेयर को लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वेयर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए तो 2 कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4, और एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर। अब फार्मूला हमने पढ़ा था a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को a प्लस बी एक दफा और एक दफा a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर को लिखा जा सकता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस तरह से न्यूमिनेटर में हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को x माइनस 2 होल स्क्वेयर के, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस। तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया x माइनस 2 के साथ। तो इस तरह से हमारे पास आया x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये लोएस्ट फॉर्म में हमारी रैशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट में न्यूमिनेटर में हम 64x कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 5 माइनस 1। और जबकि डिनोमिनेटर में हम फर्स्ट टर्म वैल्यू में से 8 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वेयर प्लस 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू में से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस 1। अब x रेज टू पावर 4 माइनस 1 को लिखा जा सकता है x स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर। तो यानी इसको अगर हम एक दफा x स्क्वेयर प्लस 1 और एक दफा x स्क्वेयर माइनस 1 लिखें, अब यहाँ पर x स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, जबकि अगेन x स्क्वेयर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ हमने जो फार्मूला यूज किया वो है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस। ये वैल्यूज यहाँ हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास है 64x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जबकि डिनोमिनेटर में 8 2s आर 16 होंगे। तो यहाँ ये आ जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब 64 को जब 16 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4x, उसी तरह से, जबकि ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया एक्स प्लस 1 से, तो हमारे पास बचा 4 और x माइनस 1 न्यूमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है। तो लिहाजा आंसर इसका होगा 4x इंटू एक्स माइनस 1, जो कि एक लोएस्ट फॉर्म में रैशनल एक्सप्रेशन होगी। इसी तरह से लास्ट पार्ट देखिए, इसमें हम 9x स्क्वेयर को लिख सकते हैं 3x होल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ अगर हमारे पास फार्मूला है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको एक दफा a प्लस बी और एक दफा a माइनस बी का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ a हमारे पास है 3x के इक्वल, जबकि b की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है।
तो इसको हम एक तरह से 3x एक दफा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसी तरह से 3x यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। अगर हम न्यूमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, जबकि सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं 3x। अब इस माइनस की वजह से ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4 के इक्वल हो। जबकि न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो इसको लिखा जा सकता है 3x माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4 को हम एंड पे लिख देते हैं। अगर इनको कंपेयर करें तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि सेम है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही लोएस्ट फॉर्म होगी गिवन एक्सप्रेशन।